तो अपने मंत्रिमंडल बनाए, 5 प्रांतों में उसको पूर्ण बहुमत मिला था। इसमें मुस्लिम लीग की भारी पराजय हुई। वो कुल मुसलमानों का केवल 4.4% ही मत प्राप्त कर सका और इस प्रकार से मुस्लिम लीग बुरी तरह पराजित हुआ और कांग्रेस बुरी तरह से मजबूत हो, बहुत अच्छी तरह से मजबूत हुआ। कुछ सीटें ही इसने पाई थी, ज्यादा नहीं, ज्यादातर सीटें इसी ने प्राप्त किया था। फिर क्या हुआ? अब बात फंसने वाली थी, जो एक इतिहास में मोड़ कहा जाता है कि यहां से पाकिस्तान का निर्माण होने लगा था। क्या फंसने वाली थी जरा देखिए। जब कांग्रेस मजबूत हो गई और लीग कमजोर हो गई तो इस समय तक जिन्ना पूर्णतया लीग के सदस्य बन चुके थे। हुआ क्या? तो जिन्ना महोदय ने कहा कांग्रेस से, इसको हम लीग कहेंगे, मुस्लिम लीग कहेंगे, मुस्लिम लीग ने इस कांग्रेस से कहा कि एक काम करते हैं, हमें आप उत्तर प्रदेश में मिला लीजिए और हम दोनों साथ मिलकर, उत्तर प्रदेश नहीं कहेंगे, यूनाइटेड प्रोविंस कहेंगे। जो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हो जाता है तब से उत्तर प्रदेश होता है, उसको पहले यूपी कहा जाता है। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को मतदाता दिवस। तो लीग ने कहा हमको आप यूनाइटेड प्रोविंस में मंत्रिमंडल में मिला लीजिए साथ साथ में, लेकिन कांग्रेस ने इसको अस्वीकृत कर दिया। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के इतिहास में मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाने में ये सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि यहीं से जैसे ही मुस्लिम लीग के इस प्रपोजल को कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, मुस्लिम लीग के मन में सीधे ये बात आ गई कि आज आलम यह है, एक राज्य में हमें मंत्रिमंडल बनाने के लिए कांग्रेस ने हमको रिजेक्ट कर दिया है और जब कभी आजादी मिल गई तब तो हमारी संख्या के अनुसार हमारी सरकार में कोई प्रतिनिधित्व रहेगा ही नहीं। ये बात मुसलमानों में घर कर गई कि अब यदि अपना विकास करना है तो हमको कांग्रेस से अलग या हिंदुस्तान से या अलग या एक बड़ा क्षेत्र अलग केवल मुसलमानों के लिए ही होगा, जहां पे मुसलमानों के द्वारा, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की सरकार हो। ये बात घर कर गई। इस बात को एनसीईआरटी में बाकायदा मेंशन किया गया है कि कांग्रेस की संभवतः बड़ी भूल थी। यहाँ तक कि बीएल ग्रोवर ने भी लिखा है कि ये कांग्रेस की संभवतः सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन बिपिन चंद्र ने इसको काट दिया है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहा कि कांग्रेस मुख्य परीक्षा के लिए चीजें हैं और पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा कैसे, कि आखिर में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को क्यों नहीं सम्मिलित किया। तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने पॉइंट दिया। पॉइंट नंबर 1, मुस्लिम लीग कहती थी कि मुस्लिम लीग केवल मुसलमानों की पार्टी है और कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी है, और इस प्रकार कांग्रेस अपने आप को केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व माने और मुस्लिम लीग अपने आप को केवल मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मानती है। तो ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग ने कहा कि आपको कांग्रेस को हिंदुओं का प्रतिनिधित्व ही केवल मानना होगा। अब आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेसी इस बात को स्वीकार करे कि चलो ठीक है, हम केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमान, ऐसे मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तक बने थे, ऐसे सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं। उनको सीधे सीधा होता कि हमारे साथ विश्वासघात किया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो यहाँ पर लाल कुर्ती आंदोलन चलवाए थे, आपको पता ही होगा, सीमांत गांधी कहते हैं, खान बहादुर आदि वगैरह। तो कांग्रेस ने इस बात को नहीं माना। दूसरी बात, इसलिए मुस्लिम लीग को अपने में कांग्रेस ने नहीं सम्मिलित किया क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदारी व्यवस्था की प्रोत्साहन करती थी, सहयोग करती थी, बढ़ावा देती थी, और कांग्रेस ने कह दिया था नहीं, हमारी सरकार में जमींदारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और जमीन किसको मिलेगा? किसानों को मिलेगा। इन सारे मसलों पर अब आप स्वयं देखिए कैसे कांग्रेस इसको सम्मिलित करती। इसी चुनाव में कांग्रेस, एक उपचुनाव हुआ, उस चुनाव में लीग ने कहा इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों संभल जाओ। अब ऐसी बातों को स्वीकार कर ले अगर जो कांग्रेस, तो कांग्रेस के राष्ट्रवादियों को क्या होगा?
ये तो गलत बात है, क्योंकि 1938 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य मुस्लिम लीग का सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस का सदस्य आरएसएस का संघ का सदस्य हो सकता है। ये कौन सी आपकी धर्मनिरपेक्षता है? इस बात को कांग्रेस ने सोचा और कहा ये तो गलत बात है, और सीधे 1839 से 40 की बात है जिसमें उसने घोषित कर दिया ऐसा अब नहीं होगा। तो इसलिए 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने लीग को स्वीकार नहीं किया। एक समस्या और थी, जैसा कि बिपिन चंद्र ने बताया कि जिन्ना महोदय ये बताने में असमर्थ थे कि उनकी शर्तें क्या है इसमें शामिल होने के लिए, और दूसरी बात महज दो सीट के लिए जो व्यक्ति पाकिस्तान की मांग कर देता है, क्योंकि 2 सीट के लिए था यहाँ पर, और यहाँ पर कांग्रेस ने अपने सम्मिलित नहीं किया था। अब जो व्यक्ति केवल 2 सीटों के लिए पाकिस्तान की निर्वाह कर देगा, उस व्यक्ति को आप कब तक सांप्रदायिकता के आधार पर संतुष्ट रखेंगे? आज 2 सीट, कल 20 सीट, परसों पूरा निर्वाचन है, अगले दिन क्या होगा? पूरा हिंदुस्तान है। क्या इससे सांप्रदायिकता बढ़ती नहीं जाएगी, लालच बढ़ती नहीं जाएगा? इसके लिए जिन्ना के इस प्रपोजल को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। और याद रखिएगा, इतिहास व्यक्तियों के सनक से नहीं चलता है, सही मायने में चलता है। इस प्रकार मुसलमानों को यह महसूस हो गया कि शायद मुसलमानों को नहीं, खासकर उन राजनेताओं को जो राजनीतिक स्वायत्तता चाहते थे। आगे क्या हुआ? अब इसके बाद क्या क्या चीजें हुई, कैसे हुआ? कांग्रेस के इस 28 माह के शासन में बहुत सब कुछ काम हुआ, और इस शासन के बाद एक समस्या आई, और अब यहां से शुरू होने लगता है पाकिस्तान के निर्माण का, और ये चीजें हम आपको अगले भाग में बताएंगे या अभी कुछ समय बाद। देखते रहिए अशोका आईएएस। तो अब इस बात पे हम देखते हैं कि आखिर में 28 माह की शासन जैसे कर लिया कांग्रेस ने, उसी के बाद 1 सितंबर 1939 को अंग्रेजों ने, आपको पता होगा, विश्व युद्ध हो गया दूसरा। इस विश्व युद्ध में लॉर्ड लिनलिथगो ने इस कांग्रेस से बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया, और जब शामिल कर लिया तो इन 28 माह के शासन चलाने के बाद में 8 प्रांतों के शासकों ने अपना इस्तीफा दे दिया। उस समय प्रांत के शासकों को प्रधानमंत्री कहा जाता था, और जैसे दे दिया तो मुस्लिम लीग ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर मुक्ति दिवस मनाया। जैसे 22 सितंबर या दिसंबर की बात है 1939 की, तो मुक्ति दिवस मनाया कि चलो आज से कांग्रेस से हमें फुर्सत मिला। ये बात 39 की है। लेकिन थोड़ा सा इस बात पे जान लेते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो दादा भाई नौरोजी का सचिव थे, 1913 में लीग को ज्वाइन किए, कैसे वो लीग के सबसे बड़े नेता बन गए। और ध्यान दीजिएगा 1933 के बाद में भी लीग में सबसे बेहतर नेता जिन्ना आने लगे थे। जिन्ना एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुसलमान के एकता के अग्रदूत भी कहा था। ये सारा सब चीज हो रहा था, लेकिन इधर कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों के चलते उनको पसंद नहीं आया, और धीरे धीरे मुसलमानों की तरफ होते गए और मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हो गए। इत्तेफाक की ये बात बी एल ग्रोवर के शब्दों में कि एक ऐसा व्यक्ति मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता था जो मुसलमान धर्म को बराबर ढंग से मानता ही नहीं था। शायद उसने कभी 5 वक्त का नमाज अदा किया हो, कभी रोजा रखा, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि ऐसा भी बोला जाता है कि जो इस्लाम में एकदम निषिद्ध है वो भी वो काम करता था। और एक चीज और, उसकी पहली पत्नी थी, वो कुछ ही दिन में मर गई जल्दी ही। दूसरी पत्नी भी मर गई। से धीरे धीरे कुंठित होने लगा और केंद्रीकृत होने लगा। वो अपने चाले स्वयं चलने लगे थे जिन्ना महोदय। आगे क्या हुआ जरा देखते हैं। अब पाकिस्तान की ओर हम बढ़ते हैं कि आखिर पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ, देखते हैं इस बात को। 1940 में एक प्रस्ताव आया जिसका नाम पड़ा पाकिस्तान प्रस्ताव। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान प्रस्ताव कैसे आया, कौन आया? 1940 लीग का अधिवेशन हो रहा था लाहौर में, और 23 मार्च 1940 को इसके अध्यक्ष बने जिन्ना। और जब जिन्ना बने तो इस पाकिस्तान के प्रस्ताव, पाकिस्तान बनाने के लिए
हालांकि अभी भी यहाँ ये बात स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान एक अलग देश होगा, अभी भी स्पष्ट नहीं, याद रखिएगा। इस प्रस्ताव को या तैयार किया था हयात खान ने, सिकंदर हयात खान ने इस प्रस्ताव को सिकंदर हयात खान ने इस प्रस्ताव को पेश किया, नहीं तैयार किया, इसको तैयार किया। और खली, जिसका नाम आपने बताया था कैसरबाग के समय, खली कुज्जमा ने इसका समर्थन किया था। पीछे से सवाल खूब सारा पूछता है, याद रखिएगा। पाकिस्तान प्रस्ताव को किसने तैयार किया? सिकंदर हयात खान ने, जो कि पंजाब के यूनियनिस्ट, याद रखिएगा, यूनियनिस्ट एक पार्टी थी पंजाब की जो अंग्रेजों की समर्थक पार्टी थी। इसके व्यक्ति थे सिकंदर हयात खान, वहां के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव को तैयार किया और इसका समर्थन किया था खलीकुज्जमा ने। यहीं पर जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत आता है कि हिंदुस्तान में एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता और इसके लिए मुसलमानों का अलग होना चाहिए। अब इस पाकिस्तान प्रस्ताव को 23 मार्च को आया और आपको बता दें कि 23 मार्च को 1943 में पहली बार पाकिस्तान दिवस भी मनाया गया। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आपको बता दें कि इस 1940 में क्या क्या घटनाएं हुई पाकिस्तान को लेकर, तो जरा जान लीजिए। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने, 1940 में लॉर्ड, नाम आप जानते हैं क्योंकि पीसीएस से पूछता है, लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका नाम पड़ा था अगस्त प्रस्ताव। नाम आपने सुना होगा। ये सब हम क्रम वाइज आपको बता रहे हैं क्योंकि पीसीएस हो या आईएएस हो, क्रम बहुत बढ़िया से पूछता है। अभी 2019 के पीसीएस में ठीक ठाक ढंग से क्रम को पूछा था, 18 में भी पूछा, 17 में भी पूछा। और क्रम जो सबसे ज्यादा पूछता है तो हम आपको बता दें 1928 और 1932 के मध्य में हुए सबसे ज्यादा घटनाओं को क्रम पूछता है, कौन पहले कौन पहले। उसके बाद में 1940 से लेकर 1947 इस 7 साल के बीच में ये जो घटनाएं घटी इन्हीं का क्रम पूछता है। तो जो चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं वो एकदम क्रम वाइज है, जरा जान लीजिएगा। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव लॉन्च किया। दूसरा क्या था, ये क्या था अगस्त प्रस्ताव वगैरह, ये हम आपको नहीं बता रहे हैं, सब आधुनिक इतिहास के अलग टॉपिक है, ये हम आपको बताते रहेंगे। दूसरा जो प्रस्ताव साथ में आया 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। और ये कहां से किया? पवनार नामक आश्रम से किया, पवनार आश्रम से। पहले विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। 1940 में ही और क्या घटना हुआ जरा जान लीजिएगा। 1940 में 1942 अब आ चुका था, इसमें आपका कौन सा है? क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में। क्या हुआ क्रिप्स प्रस्ताव, क्या था जरा जान लीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव बस यही था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, इंग्लैंड हर मोर्चों पे मात खा रहा था, तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों ने ब्रिटेन के ऊपर प्रभाव डाला, दबाव डाला कि हिंदुस्तानी जनता के बिना सहयोग के हम जापानियों से युद्ध जीत नहीं सकते, क्योंकि जापानी लोग हमारे अंडमान निकोबार तक जीत ही चुके थे लगभग। तो क्रिप्स नामक एक व्यक्ति की अध्यक्षता में एक मिशन आया जो कि 1942 में था। इसने संविधान सभा के बारे में बात किया था लेकिन बहुत सफल नहीं रहा था। इतिहास के बाद में बताते रहेंगे, अभी देख लीजिए। 23 मार्च 1942 का 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत में आया। आगे क्या हुआ, ये मार्च की बात है। 1942 में अगस्त में, किस अगस्त? 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 को भारत को छोड़ने के लिए आंदोलन शुरू होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ये गांधी जी ने शुरू किया और इस आंदोलन को बंबई से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। चलो यहाँ तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब आपका शुरू होता है पाकिस्तान वाला। 1942 हो गया।
1944 में एक खास बात हुआ। 1944 ये अगस्त की बात की है कि जब 1942 में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सुबह 4-5 बजे के वक्त ही सारे बड़े नेताओं को जब सरकार ने उठा लिया और फिर बाद में जब 1944 में गांधी जी को छोड़ा, तो गांधी जी मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के मध्य समझौता करवाने के लिए तो खूब प्रयास किए और इस प्रयास के चलते 1944 में राजगोपालाचारी, नाम आपने सुना, जिसको राजा जी कहते हैं, राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला तैयार किया जिसका नाम पड़ा CR फार्मूला। इसका क्या नाम पड़ा? CR फार्मूला। और इस CR फार्मूले में था क्या? इस CR फार्मूले में गांधी जी जिन्ना को पूरी तरह से मना के हिंदुस्तान को इकट्ठा रखना चाहते थे। इस फार्मूले को लेकर गांधी जी जिन्ना से मिलने गए और जिन्ना से 14 बार मिले और हर बार मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन जिन्ना नहीं माने। बिपिन चंद्र के शब्दों में, एक बेहतर इंसान के रूप में महात्मा गांधी जी जिन्ना से मिलने जाते थे, लेकिन एक चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में जिन्ना उनको खाली हाथ लौटा देते थे। यहाँ तक कि यहीं पर गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम, महान संगठनकर्ता की उपाधि दिया, फिर भी जिन्ना नहीं माने और CR फार्मूला ऐसे बना रह गया। आगे क्या होता है? 1944 तक ये चीजें हो चुकी हैं, आगे क्या हुआ देख लेते हैं। ये क्रम भी याद रखिएगा और घटनाओं को भी याद रखिएगा। 1945 में एक बड़ी बात होती है। 1945 में हमारे यहाँ पर एक वायसराय आते हैं जिनका नाम क्या पड़ता है? वेगल। और जून 1945 में इन्होंने एक योजना दिया जिसका नाम क्या पड़ा? वेगल योजना। कोई विशेष बात नहीं थी, इसलिए हम आपको इसको बताने रहे, आदमी की बातें थी। आगे क्या हुआ? आगे 1945 के बाद में एक सबसे खास बात आता है जुलाई में। ये जून की बात है, याद रखिएगा, और ये बात है जून जुलाई की। जुलाई 1945 में वेगल ने क्या काम किया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता करवाने के लिए इन दोनों लोगों को शिमला में बुलाया और इसको कहा गया शिमला समझौता। PCS 2018 का समझौता, 18 या 19 में पूछा गया, 17 में। जुलाई 1945 में शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में हुआ क्या, जरा जान लेते हैं। पाकिस्तान लगातार इस बात पर अड़ी थी, नहीं मुझे एक संप्रभु अलग क्षेत्र चाहिए। कांग्रेस चाहती थी कि नहीं, ऐसा हम नहीं होने दे जा सकते। तो वेगल ने कहा कि अच्छा ठीक है, शिमला में आओ, पहले हम लोग मिलकर बात करते हैं। शिमला में गए, लगभग 21 या 22 लोगों ने, जैसा कि BL ग्रोवर ने शायद 22 लिखा है, परीक्षावाणी में 21 लिखा है, जो भी NCERT में कोई कुछ नहीं लिखा है इस तरह का। तो 21 लोग शिमला में इकट्ठे हुए। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जिन्ना आदि सारे लोग पहुंचे। हुआ क्या कि इस समय एक बात हुआ कि ये समझौता खासकर 2 पार्टियों के मध्य में हो रहा था। एक था जिसका नाम था कांग्रेस और एक था जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कह रही थी कि मुसलमानों का एकमात्र जो पार्टी है माना जाए मुस्लिम लीग को, और कांग्रेस क्या कह रही थी कि नहीं, कांग्रेस जो है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई संपूर्ण भारतीयों की पार्टी है। यही बात मुस्लिम लीग के जिन्ना जी कंफर्म नहीं कर रहे थे, कंफर्म कर दिए थे, जिन्ना मान नहीं रहे थे। कांग्रेस ने एक बात और किया, ये दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति कांग्रेस का है। इसके लिए उन्होंने ये भी बताया कि हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो भी कांग्रेस के हैं। कहने का तात्पर्य है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनकी तरफ से जो आवाज उठाएगा वो मुस्लिम लीग नहीं होगा, वो कांग्रेस ही होगा। इसके लिए उन्होंने क्या काम किया कि शिमला में जो समझौता होना होगा कांग्रेस और लीग के मध्य में, कांग्रेस ने जो अपना प्रतिनिधि भेजा, उसका जानते हैं क्या नाम था? उसका नाम था अबुल कलाम आजाद।
अब देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ यही हो गया, कांग्रेस को जबकि लीग कह रही थी कि अपने आप को केवल हिंदुओं की पार्टी मानो, जबकि कांग्रेस ने कहा नहीं हम सबकी पार्टी हैं, सबके बोल हैं। और यहाँ तक कि कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष किसको नियुक्त किया, अबुल कलाम आजाद को। ये आलम, और इसमें कांग्रेस का अध्यक्ष भी कौन था, अबुल कलाम आजाद ही थे। ये बात मुस्लिम लीग को नागवार गुजरी कि ये कि कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे हो सकता है अबुल कलाम आजाद, और इसलिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता नहीं हो पाया और शिमला समझौता रद्द हो गया। आगे क्या हो, 1935 के तहत 1937 में चुनाव हो ही चुका था। देखिए पाकिस्तान अब यहीं से निर्माण होने लगा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी कहीं पर भी ये बात नहीं हो पाया है कि पाकिस्तान एक देश होना चाहिए और उसको हिंदुस्तान से अलग रखा जाए। एनसीईआरटी की भाषा में ऐसे लिखा है, जाके आप पढ़ लीजिएगा। अभी तक 1945 तक ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान बनेगा ही। ध्यान दीजिएगा, जिन्ना ने द्विराष्ट्र बताया तो है, लेकिन संप्रभु राष्ट्र की बात नहीं किया था उसने, एनसीईआरटी की भाषा में। देखते हैं, इसी समय एक घटना और घटी। जिस तरह से 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव प्रांतों में हुआ था, उसी प्रकार उसी अधिनियम के तहत 1945 में एक बार पुनः प्रांतीय चुनाव हुआ। एक बार पुनः प्रांतीय चुनाव हुआ। अब आपको पता होगा कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की बुरी तरह से पराजय हुई थी, मात्र 4% वोट उसको मिला था। लेकिन उस खतरे को भांपते हुए जिन्ना और मुस्लिम लीग की पार्टी ने एक बड़ा सा प्रयास किया, बड़ा सा चेंज किया, कह सकते हैं परिवर्तन किया। प्रांतीय चुनाव में लीग और कांग्रेस दोनों ही लड़े। इसमें कांग्रेस जैसा भी हो, कांग्रेस अपना काम कर रही थी, मुस्लिम लीग अपना काम कर रही थी। लेकिन इसी समय जिन्ना ने कहा कि मुसलमानों, आपके हाथ में एक गीता है, एक कुरान है, किसको आप पसंद करेंगे? यदि हिंदुस्तान में हिंदुओं की पार्टी कांग्रेस का शासन ऐसे होता रहा तो हम दोयम दर्जे की नागरिक हो जाएंगे, सोचो। और यहाँ तक कि जिन्ना ने जो वोट मांगने की बैठकें थी वो मस्जिदों में शुरू किया, और इस्लाम को वोट देने का मतलब हुआ अल्लाह को वोट देना, लीग को वोट देने का मतलब हुआ अल्लाह को जिताना। और इस प्रकार से एक दूसरे में विरोध की भावना भर दी गई। अब मुसलमान मुसलमान को ढूंढ रहा था, हिंदू हिंदू को ढूंढ रहा था। और इस 1945 के चुनाव में कांग्रेस बढ़िया से जीती हिंदू वोट पर, लेकिन 1945 के इस चुनाव में मुस्लिम लीग बहुत बढ़िया जीती मुसलमानों के चुनाव पर। 1937 में मुसलमानों का केवल 4% वोट पाया था, किसने? मुस्लिम लीग ने। लेकिन इस बार 75% से अधिक वोट पाया था। अब मुस्लिम लीग इस बात पे गर्व कर सकती थी कि सारे मुसलमानों की प्रतिनिधित्व केवल एक पार्टी है। क्लियर यहाँ तक? आगे देखते हैं। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें, मुस्लिम लीग को ज्यादा वोट तो मिल गया था, ज्यादा सीटें तो मिल गई थी, लेकिन ये जो मत हुआ था उस समय केवल 10 या 12% का ही 12% ही मत पड़े थे समस्त मुसलमानों के। 12% ही मुसलमानों के मत प्राप्त हुए थे। इसका मतलब क्या 100% मुसलमानों ने लीग को अपना मान लिया था? नहीं, केवल यही 10-12% लोग थे जो मुसलमानों को अपना लीग प्राप्त किए थे। हुआ क्या, अब इन दोनों ने क्या काम किया, एक सरकार बनाने का प्रयत्न किया। नाम आपको सुना होगा, और उसका क्या नाम पड़ता है? प्रांतीय चुनाव के तहत अंतरिम सरकार। हालांकि याद रखिएगा, बस जैसा भी, अब ये चुनाव हो गया, मुस्लिम लीग बढ़िया से पार्टी बन चुकी है। अब जैसे मुस्लिम लीग पार्टी बनी उसी समय एक घटना और घट जाती है, और वो क्या होता है? 1945 के बाद जो खास व्यक्ति होता है वो होता है कैबिनेट मिशन। नाम आपने सुना होगा। इस कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन 3 व्यक्तियों के साथ में आता है। कौन कौन? क्रिप्स, पैथी लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, जो कि भारत सचिव थे या मंत्री थे।
एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना के थे, इन तीनों के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन आता है और 3 महत्वपूर्ण बातें करता है। कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण बातें करता है, जरा जान लीजिए। एक तो इसके तहत अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए, अंतरिम सरकार। दूसरा, इसके तहत और बात हुआ कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। अब संविधान सभा का निर्माण किया जाए। और तीसरा एक बड़ा बात ये हुआ कि क्या तीसरा बड़ा बात है, यस, त्रिस्तरीय महासंघ का निर्माण किया गया। क्या क्या चीजें थी जरा जान लीजिए। अंतरिम सरकार, संविधान सभा, त्रिस्तरीय महासंघ। ये त्रिस्तरीय महासंघ क्या था, ये भी हम आपको बताते रहेंगे। इस कैबिनेट के तहत अंतरिम सरकार का गठन हुआ। चलो ठीक है, 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार में हुआ क्या कि लीग शामिल नहीं होना चाहती थी, एकदम नहीं होना चाहती थी। लेकिन उसके पहले की एक बात हम आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन के कहने पर सारी चीजें हुई थी। जब प्रांतीय चुनाव हुआ, 10-12% मत, इतना सारा सब कुछ हुआ, उसी समय एक समस्या हुआ। कैबिनेट मिशन ने जब अंतरिम सरकार बनाया तो अंतरिम सरकार में क्या हुआ कि लीग इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। लेकिन जब अंतिम में हो गई तो क्या हुआ कि इसका एक व्यक्ति था जिसका नाम था लियाकत अली, नाम आपने सुना होगा। लियाकत अली खान को वित्त विभाग दे दिया गया। लियाकत अली खान को वित्त, जो कि लीग का सदस्य था, और मुस्लिम लीग के टोटल 5 लोग इसमें शामिल हुए। और जब इसमें इसमें 5 लोग शामिल हो गए तो लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया, सरदार पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया। एक 15 सदस्यों में अंतरिम सरकार के अरुणा असफ अली थी जिनको रेलवे दिया गया, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया, ये सब आप जानते होंगे। और इस अंतरिम सरकार में जो चीजें चलने वाली थी, जवाहरलाल नेहरू को विदेश मंत्रालय और उपाध्यक्ष, जबकि वेवेल को क्या बनाया गया, अध्यक्ष। जब कोई काम होने लगा तो लियाकत अली हमेशा वित्त विभाग को टेंशन देने लगे। और जानते हैं क्यों इसमें सम्मिलित हुए थे? क्योंकि इसमें सम्मिलित होकर कांग्रेस को तोड़ना और पाकिस्तान का निर्माण करना था। संविधान सभा की जब बात आई तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमको बढ़िया मत मिला है, कांग्रेस को मिला है, तो संविधान सभा 1 नहीं 2 होना चाहिए, एक पाकिस्तान के लिए और एक हिंदुस्तान के लिए। इस बात को संविधान सभा ने नकार दिया। अब जब संविधान सभा ने नकार दिया या फिर कैबिनेट मिशन ने नकार दिया, तब इसको लग गया जिन्ना को कि लगता है अब पाकिस्तान नहीं मिल पाएगा। तब जिन्ना ने कहा आज अगर जो हम पाकिस्तान नहीं प्राप्त करते हैं तो अब हम लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। और इसके लिए 16 अगस्त 1946 डेट को जरा याद रखिएगा। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा हम डायरेक्ट एक्शन अब लेंगे, और उसको कहा गया सीधी कार्यवाही। और ये बात है 16 अगस्त 1946 की। सीधे सीधे जिन्ना ने कत्लेआम की घोषणा कर दिया। कलकत्ता, बांग्लादेश में आज स्थित नोआखाली सब दंगों के भेंट चढ़ गया, लाखों लोग मारे जाने लगे। इस प्रकार से बातें होने लगी, इतना परेशान होने लगे सब कि अंतिम में संविधान सभा अंतिम में क्या हुआ, संविधान सभा में मुसलमानों ने सम्मिलित होने से इनकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन लिया। और ये 16 माह का वो कत्लेआम था जिसमें हिंदुस्तान और अंग्रेजों इन सब को सोचने पर मजबूर कर दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। इस बात को देखकर लॉर्ड वेवेल को अंग्रेजों ने अपने यहाँ बुला लिया और 1947 में हिंदुस्तान में मार्च में एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था माउंट बेटन। इसको हिंदुस्तान में इसीलिए भेजा गया था कि जाओ देखियो हो क्या रहा है आखिर में। माउंट बेटन हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आने के बाद में उन्हें सारी चीजें अध्ययन मनन किया और फिर चले गए इंग्लैंड में।
इंग्लैंड में इटली थे, उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। इटली ने 20 फरवरी 1947 कब 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया कि हम लोग हिंदुस्तान को जून 1948 में छोड़ देंगे। इस बात को जैसे जिन्ना ने सुना, उसकी आक्रामकता और तेज हो गई कि अब अगर जो कहीं अंग्रेज हिंदुस्तान को बिना बांटे छोड़ के चले गए, तब तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान नहीं बन सकता है। अब इसने पाकिस्तान का राह बलागा पूरी तरह से कर दिया। याद करिएगा, पाकिस्तान निर्माण 1945 तक नहीं हुआ था। 1945 और 47 के मध्य ऐसी स्थिति ही उत्पन्न कर दी गई और कांग्रेसियों की कुछ कमियों के चलते, इसमें मुसलमान भाइयों को अपनी तरफ नहीं कर पाए, आदि चीजों के चलते पाकिस्तान निर्माण की सारी संभावनाएं बन गई। 20 फरवरी 1947 को जून में इटली के द्वारा जैसे ये कहा गया कि जून 1948 में हम भारत छोड़ देंगे, जिन्ना के मन में कचोट उत्पन्न हो गया कि लगता है कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तुरंत उसने सीधी कार्रवाई तो हो ही रहा था, अब और मारकाट मचा दिया। एनसीईआरटी में लिखा है कि बहुत सारे लोग, आपको पता होगा कि पंजाब में एक व्यक्ति था पेंडेरल मून, उसने लिखा है हमारे पास हजारों गोलियां हैं लेकिन चलाने के लिए कोई आदेश नहीं बचा था। हुआ क्या, जब नोआखाली बांग्लादेश आदि जगहों पर खूब मारकाट दंगा हो रहा था, एक दूसरे को खून बहा रहे थे हिंदू मुसलमान, तब माउंटबेटन यहाँ पर बैठा देख रहा था, एक भी गोली चलाने की हिम्मत इसमें नहीं थी। उसने कभी आदेश ही नहीं दिया कि जाओ शांति का प्रयास करो। लेकिन गांधी जी इस समय क्या करें, एक डंडा लेकर और इस बांग्लादेश के नोआखाली में जाके बीचों बीच उस जगह पर बैठ गए जहाँ पे दंगे होते थे और इन हिंदू मुसलमानों को आपस में मिलाया, शांति करवाई। तब माउंटबेटन के मुंह से ऐसे निकल गया अनायास, ये तो एक आदमी की सेना है, वन मैन बाउंड्री फोर्स, कोई जो एक बड़ी सेना नहीं कर सकती उसको महात्मा गांधी कर सकते हैं। इटली ने एक बात कहा था, सबसे बढ़िया बात कहा था, पाकिस्तान को खासकर लोकेट करके कहा कि हम अल्पसंख्यकों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ये अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के रास्तों में रोड़ा बनाएंगे तो ये गलत होगा। 1947 में जून में 1948 जैसे ये घोषणा हुई कि हम जून 1948 में भारत छोड़ देंगे, पाकिस्तान बनना अपरिहार्य हो गया। अब माउंटबेटन ने अपनी एक योजना को प्रस्तुत किया और ये बात है 3 जून 1947 की, जिसे कहा जाता है माउंटबेटन प्लान या फिर योजना। इसे बाल्कन प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि बाल्कन एक ऐसे देश थे जिनको आपस में विभाजित कर दिया गया था। माउंटबेटन प्लान के तहत सीधे सीधे कहा गया अब भारत आजाद हो जाएगा। इस 3 जून की घोषणा को बाल्कन प्लान कहा गया और अब भारत आजाद होने वाला था। इस